अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 3 और हम लोग पढ़ रहे थे गैसेस। तो आज उसमें टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। जी पीछे हम लोगों ने जो लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसी तरह से हम एक और लॉ पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। इन लॉ को कंबाइन करते हुए ये एक इक्वेशन बनाई। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि वो जो बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, वो अप्लाई होते थे आइडियल गैस के ऊपर। हमने ये पढ़ा भी था कि आइडियल गैस वो गैस होगी जो इन लॉज को तमाम कंडीशन के अंदर फॉलो करेगी। तो उसी तरह से हम एक ऐसी इक्वेशन निकालेंगे। उस एक लॉ से ये था कि हम एट अ टाइम किसी गैस का वॉल्यूम स्टडी कर सकते हैं या प्रेशर। हम एक ऐसी इक्वेशन वो कहते हैं बना रहे थे कि जिसके अंदर गैस के तमाम पैरामीटर को एट अ टाइम रिलेट किया जाए। और वो पैरामीटर कौन कौन से, उस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, और इसके साथ हम एक और चीज़ देखते थे, टेम्परेचर। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हुए जो एक इक्वेशन बनानी थी, और वो जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन क्या कहलाई, जनरल गैस इक्वेशन। एज इट इज़ अगर हम देखें तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से, क्योंकि इसमें हम एक पैरामीटर पढ़ेंगे आर जो कि कांस्टेंट होगा, और उसके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में दिए गए। और वो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम जनरल गैस इक्वेशन डिराइव करके उन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल गैस इक्वेशन। जनरल मीन आएगा, जनरली जैसे हम बात करते हैं कि किसी चीज़ के लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं जनरल का, तो ऐसी इक्वेशन जो हम किसी भी गैस के लिए अप्लाई कर सकें। हमने कहा अप्लाई क्यों करना है, ये ऐसी इक्वेशन होगी जो गैस के चारों पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, उसका टेम्परेचर, उसको डिफाइन करेगी। तो इस गैस इक्वेशन को बनाया गया, जितने हमने लॉ पढ़े हैं आइडियल गैस के लिए, उनको कंबाइन करते हुए। तो हमने एक लॉ पढ़ा सबसे पहले, इसमें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा था V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन बनेगा वो आपस में इन्वर्स होगा। और ये उस वक़्त है जब नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। ये हमने एक लॉ पढ़ा। इसी तरह से, और इसकी अगर हम सिंपल फॉर्म बनाएं तो ये बनाई थी कि इसको हटाकर हम कांस्टेंट लगा दें। इसी तरह से हमने दूसरा लॉ पढ़ा, और दूसरा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ऐसा कब है, जब नंबर ऑफ मोल और प्रेशर क्या कर दिए जाएं, कांस्टेंट। इसी तरह से एक तीसरा लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ठीक है। और उस वक़्त जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हों, कांस्टेंट। ये मैंने कहा था कि 4 पैरामीटर हैं गैस के, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। अगर हम कोई 2 को डील करें एट अ टाइम तो बाकी दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ये कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, हम आगे पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है कि अगर हम डिफरेंट गैसेस ले लें, अगर हम उनका वॉल्यूम सेम रखें तो उनके नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसका रिलेशन ये देखें, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये चार्ल्स लॉ की तरह ही है कि अगर हम किसी गैस का नंबर ऑफ मोल बढ़ाते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इससे ये क्या होगा, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन। ये जब इसको करेंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये 3 लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स और एवोगैड्रो। अगर हम इन तीनों में देखें इसकी इक्वेशन की लेफ्ट साइड, तो तीनों में सेम है वॉल्यूम वाला फैक्टर। तो इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं कि अगर हम लिखें वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल एज
नंबर ऑफ मोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करें तो ये हमारी इक्वेशन बनती है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएं यहाँ से तो इक्वल लगाएंगे और साथ लगाएंगे कोई अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो इक्वल लगाने के साथ साथ कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो V इज़ इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट आएगा RTN/P और अगर हम P को इधर ले जाएं ये बनेगा PV इज़ इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन बनी ये इक्वेशन कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन या इसको नाम दिया गया आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये लॉ जो थे हमने कहा कि ये आइडियल गैस जो है वो इनको सही फॉलो करती हैं, हमारी रियल गैसेस इनको कुछ कंडीशंस के अंदर फॉलो करती हैं, उसके बाद वो इससे डेविएट करती हैं। तो चूंकि इन लॉज को कंबाइन करने से जो हमारे पास इक्वेशन बनी तो हम इस इक्वेशन को बोलेंगे जनरल गैस इक्वेशन। इसमें ये जो R आएगा इस R को लिखेंगे जनरल गैस कांस्टेंट या हम इसको लिखेंगे उसी इक्वेशन से आइडियल गैस कांस्टेंट। अभी इसी के बारे में पढ़ते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है और इसके यूनिट क्या हैं। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन से समझें, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस एंड इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम किसी गैस का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो अगर हमें उसके नंबर ऑफ मोल पता हो, हमें उसका टेम्परेचर पता हो, ये एक कांस्टेंट है, इसकी हमें वैल्यू अभी निकालनी है, ये पता होगा तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें, फ़र्ज़ करें ये गैस का वॉल्यूम है, आपको गैस का वॉल्यूम दिया गया, आपसे पूछा गया बताएं उसका प्रेशर क्या है, तो आप वॉल्यूम इधर ले जाएं, ये इक्वेशन बनेगी nRT/V। तो इस तरह से हम लोग उस गैस का क्या कर लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे। इसमें देखें, इस एक इक्वेशन में गैस के तमाम पैरामीटर का आपस में रिलेशन बना, प्रेशर का वॉल्यूम से भी एट अ टाइम, टेम्परेचर से और नंबर ऑफ मोल से। तो ये हमारी इक्वेशन क्या कहलाई, जनरल गैस इक्वेशन। अब किसी भी आइडियल गैस के ऊपर ये अप्लाई होगी और आप किसी भी कोई भी गैस जो कि आइडियल हो, आइडियली बिहेव करे, तो हम उसका इससे क्या कर सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल, कुछ भी इसमें से पूछा जाए, बाकी पैरामीटर पता हो तो हम लोग वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल गैस के जो हैं वो कांस्टेंट कर दिए, हमने गैस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, तो उस वक़्त प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे मैंने कहा कि हम इस इक्वेशन से गैस का क्या कर सकते हैं, प्रेशर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस गैस का एट अ टाइम या इस टाइम पर ये प्रेशर है, अगर हमें वॉल्यूम पता हो, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी चेंज करते हैं कि अगर गैस का एक से ज़्यादा प्रेशर हो, हम उसमें चेंज लाएं उसकी कंडीशन में। फ़र्ज़ करें स्टार्ट में प्रेशर था कोई P1, कोई उसकी वैल्यू थी 2 एटमॉस्फेरिक, 4 एटमॉस्फेरिक, 6 कोई भी है, हम उसमें चेंज लाते हैं टेम्परेचर के चेंज करने से, तो प्रेशर में भी चेंज आएगी और उसका फाइनल प्रेशर आ जाएगा, फ़र्ज़ करें P2। तो हमने देखा टेम्परेचर के चेंज करने से पीछे जो हमने लॉ पढ़े थे कि उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो इस इक्वेशन को हम चेंज करते हैं कि अगर हमें इनिशियल वैल्यू दी हो तो हम फाइनल वैल्यू भी निकाल सकें, या हमें फाइनल वैल्यू दी हो तो कोई इनिशियल वैल्यू निकाल सकें, चाहे प्रेशर की हो, चाहे वॉल्यूम की हो, या चाहे नंबर ऑफ मोल की हो। हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास गैस है 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ आ गैस, किसी 1 मोल के लिए n इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अगर n 1 होगा ये इक्वेशन बनेगी PV इज़ इक्वल टू RT, n हमारे पास 1 है, यहाँ से हम PV, अच्छा अगर 1 मोल के लिए लिखेंगे तो n इज़ इक्वल टू 1, तो ये बनेगा PV/T
यहाँ 1 आएगा, इट इज़ इक्वल टू R। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड इट्स रेशो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। रेशो मीन के जो फैक्टर उसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि आप गैस का प्रेशर बढ़ाएं तो उसका कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ये वैसे कांस्टेंट है। ये आपस में ऐसे एडजस्ट होंगे कि आंसर किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के, जो कि हमारा क्या कहलाता है, जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो हम इससे ये बता सकते हैं कि आप किसी गैस का वॉल्यूम चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए, तो ये फैक्टर हमेशा कांस्टेंट आएगा, एक ही वैल्यू आएगी। या आप क्या करें, प्रेशर कांस्टेंट करें, आप उसका टेम्परेचर चेंज करें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में ऐसे चेंज होंगे कि आंसर क्या आता जाएगा, इक्वल टू R आता जाएगा। इस चीज़ को समझते हुए इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि किसी गैस के लिए अगर हम उसका P1 V1 ओवर T1 लिखें तो ये इक्वल टू आएगा R के, कि आप उसका इनिशियल प्रेशर P1 लिख दें, V1 लिख दें और टेम्परेचर T1 लिख दें। आप ऐसा करें, टेम्परेचर जो है उसका चेंज करें, तो चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज होगा, और उसका अगर हम नया प्रेशर लिख दें P2, तो चूंकि हमने कहा ये ऐसे आपस में एडजस्ट होंगे कि आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, R के, तो हम लिखेंगे P2 V2 ओवर T2, ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, R के। तो अगर हम इसको लिखें इक्वेशन 1, इसको लिखें इक्वेशन 2, तो जो दोनों की अगर राइट साइड बराबर हैं तो लेफ़्ट भी बराबर होंगी, तो कंबाइन करने पर ये फाइनल इक्वेशन बनेगी P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। भी ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई कि इसमें किसी गैस का फाइनल प्रेशर भी है, इनिशियल प्रेशर भी है, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, इसमें से हमें कोई पैरामीटर जो है वो पूछा हो तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके, रीअरेंज करके हम उस पैरामीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें प्रेशर निकालना है तो इसको इधर रहने दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। हाँ, यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसी टॉपिक का। फ़र्ज़ करें यहाँ आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया गया सेंटीमीटर क्यूब में, और दूसरा जो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया वो आपको दिया गया डेसीमीटर में। आपसे कहा गया प्रेशर फाइंड करें, तो सेंटीमीटर डेसीमीटर से कैंसिल नहीं होगा, आपको इसको भी डेसीमीटर में करना है या इसको भी किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूबिक में। ऐसे अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो प्रेशर के दोनों तरफ यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए, टेम्परेचर के दोनों तरफ यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, किसी एक पैरामीटर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT, अब अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें, ये बनेगा PV ओवर RT इट इज़ इक्वल टू 1, और अगर हम किसी गैस के लिए N1 ले रहे हैं तो ये बनेगा PV ओवर RT इट इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ये जो हमारा फैक्टर है ये कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब समझने के लिए कि अगर हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर अप्लाई करते हुए ये जो प्रोडक्ट होगा PV ओवर RT ये इक्वल टू किसके आना चाहिए, 1 के। अगर हम गैस क्या कर रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, तो आइडियल गैस के लिए ऐसा ही होगा कि आप उस पर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते जाओ, हमेशा इनका जो आपस में रिलेशन है वो किसके इक्वल आता जाएगा, 1 के इक्वल आता जाएगा। तो ये किसके लिए मैंने कहा, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। अगर हम इसको रियल गैसेस पर अप्लाई करें ये चेक करने के लिए कि आया ये 1 के इक्वल आता है या नहीं, तो हम देखेंगे जाकर, इसमें थोड़ी बहुत डेविएशन भी आएगी। खैर ये जब टॉपिक आएगा उस वक्त जो है इसको डिटेल में देखेंगे। तो आपने यहाँ से देखना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की कि आइडियल गैस के लिए 1 आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन किससे बनाई है, हमने गैसेस लॉ को कंबाइन करते हुए। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाकई वैलिड है आइडियल गैस के लिए, तो और ये इक्वेशन बनी इन लॉज को कंबाइन करके, तो उसको देखने का तरीका ये भी है कि हम इस इक्वेशन से दोबारा वही लॉ क्या करें, डिराइव करें जिससे ये इक्वेशन बनाई गई। तो अब हम ये चेक करने के लिए कि वाकई ये इक्वेशन जो है ये उन लॉज को फॉलो करके या उनको कंबाइन करके बनी, मैंने कहा वो कैसे देखा जाएगा कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से उन लॉ को डिराइव करेंगे। तो पहले हम डिराइव करते हैं बॉयल्स लॉ।
तो हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। हमें पता है बॉयल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और कब, जब नंबर ऑफ मोल और हमारा टेम्परेचर जो हो वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो ऐसा ही हम करते हैं कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कर दें कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ जो है वो डिराइव हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इफ़ नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर दीज आर कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू, यहाँ पर जनरल गैस कांस्टेंट भी क्या है, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं इस कांस्टेंट की जगह K, तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया, बॉयल्स लॉ। तो इससे साबित हो गया कि ये जो इक्वेशन थी ये बॉयल्स लॉ को इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसी को कंबाइन करके बनी थी। इसी तरह से अगर हम लिखें सेकंड पे चार्ल्स लॉ, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं प्रूव। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT ओवर P। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर टेम्परेचर, अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर दिए जाएं तो उस वक्त वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट करेंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे, तो V इज इक्वल टू आएगा कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, T, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो हम इसको भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह K, ये हमारा प्रूव हो जाएगा V इज इक्वल टू KT। इसी तरह से अगर हम थर्ड पे देखें एवोगैड्रो लॉ, तो एवोगैड्रो में वो कहता है रिलेशन है वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल से, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम इसी इक्वेशन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो V इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, मैं R को कांस्टेंट लिख रहा हूँ इनटू N, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KN। ये हमारा एवोगैड्रो लॉ भी प्रूव हो गया जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखे जाएं, कांस्टेंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कंबाइन करके इन लॉ से बनी थी, क्योंकि ये लॉ क्या होते हैं, इससे डिराइव होते हैं। अगर ये लॉ आइडियल गैस पर अप्लाई होते हैं, इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन भी किस पर अप्लाई हो सकती है, आइडियल गैस पर। अब हम आते हैं इस फैक्टर R की तरफ, जो कि कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। इसके मीनिंग क्या हैं और इसके यूनिट क्या हैं, तो हम पहले इसके यूनिट देखते हैं। उसके यूनिट से ही हमें जो इसका मीनिंग है फिजिकल के फिजिकली इसका क्या मतलब है वो समझने में आसानी होगी। तो इसके यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ R, और यही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, R के यूनिट क्या हैं। तो R के यूनिट एक हम नॉन SI सिस्टम में देखेंगे और एक SI सिस्टम में, दोनों के दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। तो अगर इक्वेशन लिखें PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ से हम R को एक साइड पर ले जाएं, ये बनेगा PV ओवर NT, इट इज़ इक्वल टू R। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने गैस को स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर रखा एट STP, तो हमें पता है STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हुआ करता है हमारा, 273.16 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि इक्वल है 760 टॉर के, ठीक है। और अगर हम इस किसी भी गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रख रहे हैं तो जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक, जो कि उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। और अगर हम गैस 1 मोल ले रहे हैं तो N इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। ये भी सारे जो हैं हमें वैल्यू पता है, जो कि नंबर ऑफ मोल है N, इन तमाम वैल्यू को यहाँ पुट करें तो R का यूनिट निकल आएगा। R इज इक्वल टू प्रेशर की जगह हम लिखें अगर 1 एटमॉस्फेरिक या 760 टॉर इंटू वॉल्यूम आएगा 22.414 dm क्यूब डिवाइडेड बाय N आ जाएगा 1 मोल इंटू 273.16 केल्विन, तो ये R आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.821, यूनिट यही रहेगा एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल में लिखा जाएगा पर केल्विन। ये एक R का क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। इसमें वो कहता है ये वाला जो फैक्टर है
एटमॉस्फेरिक इंटू डेसीमीटर क्यूबिक, ये दरअसल एक्सप्रेस करता है एनर्जी को। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हम आर की फ़िज़िकल डेफिनेशन या फ़िज़िकल मीनिंग बना सकते हैं। और वो मीनिंग क्या है? अगर हम गैस 1 मोल ले लें, उस गैस का ये केल्विन क्या है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस गैस को हमने इस टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो 1 मोल गैस के इस टेम्परेचर के ऊपर ये दरअसल क्या है? एनर्जी। उसकी अमाउंट कितनी है? 0.0821। इसका ये मतलब होगा अगर आप गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर रखो, 1 मोल गैस हो, तो उस गैस के पास जो एनर्जी हुआ करती है, हमने देखा है गैस के मालिक्यूल के पास एनर्जी है, वो कितनी होती है? 0.0821। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा? फिजिकल मीनिंग बनेगा। यहाँ अगर आप ऐसा करें, 273 केल्विन टेम्परेचर है, आप इससे ऊपर इसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएं। अगर हम उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कहता है हमें इतनी एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। ज़ाहिर है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें मालिक्यूल को क्या करनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। ये हम आगे जाकर रिलेशन पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है एनर्जी से गैस के अंदर ही, कि दरअसल गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम मालिक्यूल की फ़र्ज़ करें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दरअसल हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कहता है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी होगी? गैस कितनी एब्जॉर्ब करेगी? वो होगी 0.0821। ये इस आर का क्या बनेगा? फिजिकल मीनिंग बनेगा। तो चूंकि हम गैस को यहाँ पर आइडियल गैस जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर कोई भी अगर हम गैस ले लें, अगर आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं, तो उन तमाम के लिए ये पैरामीटर सेम होगा कि उन तमाम गैसेस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उनको इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हम इधर इसके थोड़ा सा यूनिट्स में जो यूनिट यहाँ लिखे हैं उसमें चेंज लाते हैं कि डेसीमीटर क्यूबिक को सेंटीमीटर में लिखें तो ये वैल्यू और बन जाएगी, एटमॉस्फेरिक को टॉर में लिखें तो ये वैल्यू और बन जाएगी। इसी तरह से जब हम इस यूनिट को एसआई में लिखेंगे तो सॉल्व करते हम खुद ही देखेंगे, यहाँ में समझ नहीं आ रही कि ये एनर्जी का यूनिट है, लेकिन जब हम इसको एसआई में सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ जाउल आ जाएगा। जाउल से हमें पता चल जाता है कि ये यूनिट है वो किसका है? एनर्जी का। तो ये था कि हम आर के जो है वो यूनिट इसको फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो यहाँ तक जो है वो आप इसको करें, इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ तक हमने डेरिवेशन की है इसकी जनरल गैस इक्वेशन की, ये मे भी लॉन्ग के तौर पर आ सकती है, लेकिन जो इसके हम आगे यूनिट पढ़ेंगे वो जो है वो इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ एज अ शॉर्ट, और उससे आगे इक्वेशन भी शॉर्ट में आती है कि हम यहाँ से डेंसिटी भी निकालते हैं। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, मे भी आ जाए। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेरिवेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, तो फिर भी आप लोगों ने जो है ये टॉपिक करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।